गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारतीय ग्रामीण जीवन एवं समाज पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा भारतीय ग्रामीण जीवन अंग्रेजों के समय में कैसा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपनी की आय एवं अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था पर। हम सभी जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध में हार के बाद किसकी हार हुई थी? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह की सम्मिलित हार हुई थी। और हार के बाद मुगल बादशाह ने बंगाल की दीवानी, ये महत्वपूर्ण चीज है, बंगाल की दीवानी कंपनी को सौंपा। ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे सौंपा। अब बक्सर युद्ध के बाद कंपनी पूरे बंगाल प्रोविंस में कर इकट्ठा करने का काम प्रारंभ कर दिया। दीवानी या कर या टैक्स, ये तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही चीजें हैं। तो कंपनी के पास अब जो है पैसे की आमदनी बढ़ गई, उन्हें अब नियमित रूप से बंगाल से पैसा आने लगा। वह इन पैसों का इस्तेमाल अपने व्यापार में करता था और अपने व्यापार को तीव्र गति से उन्होंने बंगाल में आगे बढ़ाया। उसी काल में ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। उस दौर ने भी भारतीय किसान और भारतीय मजदूर कारीगर वर्ग को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कच्ची वस्तुओं की मांग बढ़ गई और अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता के चलते कंपनी ने बंगाल का भरपूर दोहन किया। यहां तक 1770 ईस्वी में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, उस समय भी कंपनी के लोग वहां के जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। कंपनी अपनी आय को बढ़ाने के लिए हमेशा सजग रहा। वह भांति भांति प्रकार से अपनी आय को बढ़ाने की तरकीबें सोचता रहा। उन्हीं तरकीबों में अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था का उपाय ढूंढा और इस व्यवस्था को उन्होंने अंग्रेजी शासित प्रदेशों में लगाया, जिसमें से स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था प्रमुख रूप से आते हैं, जिनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे इन तीनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है और इन व्यवस्थाओं के क्या लाभ या नुकसान हुए। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने जो भू राजस्व की व्यवस्था की थी वे किस प्रकार से की थी। पहले नंबर में है अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था। इसमें लगान वसूलने वाले जमींदार थे। इनके संस्थापक जिन्होंने इन्हें चलाया, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 ईस्वी में। और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। कुल मिलाकर 19% जमीन पे, जितनी जमीन उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी थी बंगाल क्षेत्र की या अन्य रीजन की, तो मात्र 19% जमीन पर उन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था की थी। टैक्स प्रणाली बड़ा ही जटिल था। 10/11 भाग, कुल उपज का 10/11 भाग जो है वह टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये अस्थायी बंदोबस्त नामक एक शब्द आया है। अस्थायी एक नया शब्द जमींदार आया है जो हमारे भारत में नहीं था। यह अंग्रेजों की देन है, जो आज भी हमारे यहाँ जिनके पास काफी संख्या में जमीन उपलब्ध है, तो वे इसी जमींदारी प्रथा की देन है। अस्थाई बंदोबस्ती से पहले भू राजस्व के लिए 1773 ईस्वी में कुछ प्रणाली बनाई गई और उसके तहत जो है जमीन की पंचवर्षा व्यवस्था की गई कि 5 वर्षों के लिए उस इलाके की जमीन को किसी खास व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता था, जिसे जमींदार कहा गया। और यह जमींदारों की अस्थाई जमीन नहीं होती थी। यदि उन्होंने जितने लगान पे जमीन को
हासिल किया, यदि उतना लगान वह समय पे नहीं चुका सकता है तो फिर जमींदार की जमींदारी चली जाती थी। इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि जो 19% में इन्होंने इस प्रथा को लागू कराया था, 10/11 भाग जो टैक्स के रूप में कंपनी को जाता था, और किसानों की स्थिति बहुत दयनीय रहती थी इसमें, क्योंकि जमींदारों को हमेशा भय होता था कि यदि समय पे हमने कंपनी को टैक्स नहीं अदा किया तो हमारी जमींदारी चली जाएगी। यद्यपि प्रारंभ में यह कुछ वर्षों के लिए की गई थी और हर वर्ष उसका जो है रिन्यूअल होता था, हमेशा नए नए जमींदार आते थे और नई नई बोलियां लगती थी। तो इसमें कंपनी ने देखा कि जब हम हमेशा हर साल के लिए जमीन को लीज पर देते हैं जमींदार को, तो जो भी जमींदार आता है वह अपने मुनाफे के लिए या अपनी जमींदारी बचाने के लिए खेतों का भरपूर दोहन करता है। वह खेतों की उर्वरता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे चिंता होती थी कि कहीं यह अगले साल हमारी जमींदारी चली ना जाए। तो यही व्यवस्था जो प्रारंभ में तो 1-2 वर्षों के लिए और 5 साला पद्धति जिसे कहा था उसके लिए जाना गया, लेकिन बाद में यह बंदोबस्ती अस्थाई कर दी गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा अस्थाई बंदोबस्ती। फिर जो जमींदार उस जमीन की देखभाल कर रहे थे, जिन्होंने अंतिम बोली लगाई थी, वह जमीन हमेशा के लिए उन्हीं के अंतर्गत हो गई और अब जमींदार जो है वह निश्चिंत हो गए कि हमारी जमीन कहीं नहीं जाने वाली है, तो वे कृषि पर ध्यान भी देने लगे और किसानों की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी। यह व्यवस्था था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक के क्षेत्र में। दूसरी पद्धति जो महालवाड़ी के नाम से जानी गई। महाल मतलब होता है गांव, ठीक है, गांव को हम लोग महाल भी कहते हैं, संयुक्त वर्ड है। और वाड़ी का मतलब होता है व्यवस्था, यह पद्धति जिसके तहत हम उस कृषिगत जमीन को व्यवस्था में ढांचे में डाला गया। महाल व्यवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या गया कि गांव के मुखिया को इस व्यवस्था में इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यह मान लिया पूरे गांव की एक गांव है जिसमें यह भूमि है, यह भूमि है, यह भूमि है, इस प्रकार से बहुत सारे किसान इसमें खेती कर रहे हैं। तो कोई गांव का एक व्यक्ति, एम नाम का मान लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है जो इन सभी व्यक्तियों का मुखिया होता था और वह क्या करता था कि लगान की जो राशि तय होती थी उस राशि को ये चुकाते थे। इसमें एक व्यवस्था थी कि जिसकी जितनी शक्ति थी, जितनी पारिवारिक शक्ति, उसके हिसाब से उसे जमीन बड़ा या छोटा टुकड़ा मिल जाता था और नुकसान होने पर सब मिलकर भरपाई करते थे। परंतु इनके जो संस्थापक थे हर्ट मैकेंजी, जिन्होंने 1819 ईस्वी में इसका प्रयोग किया और 1822 ईस्वी आते आते यह कानून के रूप में तब्दील हो गया। इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश, जिसको मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, ये कुल मिलाकर 30% जमीन, कुल मिलाकर जो उनके एरिया में आती थी अंग्रेजों के एरिया में, उसके कुल मिलाकर मात्र 30% जमीन पर उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया और इनके जो लगान थे वे लगभग 66% तक हो सकते थे, उससे अधिक भी कभी, लेकिन लगान यहाँ क्या था, फ्लक्चुएट करता था, कभी कम कभी अधिक होता था। लेकिन हम इसमें देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त में तो लगान इसका फिक्स था, 10/11 भाग उसको देना ही देना है। उनके लगान जो थे वे फिक्स थे, लेकिन यहाँ क्या था, लगान कम बेसी हो सकता था, अगर मौसम ठीक नहीं है, उपज अच्छा नहीं हुआ तो लगान कम बेसी हो सकता था। तीसरा हम देखते हैं रैयत बाड़ी। रैयत शब्द मतलब होता है किसान, रैयत मीन्स किसान और बाड़ी मीन्स व्यवस्था। यहाँ इन्होंने एक व्यवस्था किया, उसको नाम दिया गया रैयत बाड़ी। इसमें जमीन का मालिक सीधे सीधे किसान को बनाया गया, किसान के अंदर वह जमीन दे दी गई और इसे किसान सीधा लगान कंपनी को देता था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसान लगान जमींदार को दे रहा है, यहाँ मुखिया के माध्यम से जा रहा है कंपनी के पास, लेकिन यहाँ क्या है, किसान सीधे कंपनी से जुड़ गया और वह सीधा कंपनी को अपना लगान दे रहा है। जिनके जनक थे थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को चलाया था 1792 ईस्वी में।
यह मद्रास और मुंबई प्रोविंस के इलाकों में इसे चलाया गया था। शुरुआती कुछ जगहों के बाद इन दोनों प्रोविंस में यह व्यवस्था को अपनाया गया। 51% जमीन इसके तहत आती थी। सबसे अधिक 19%, 30% और सबसे अधिक 51% जमीन रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, जिसमें 1/3% टैक्स का भार था। कुल उपज का 3% टैक्स का वहां व्यवस्था थी। लेकिन कुल मिलाकर सभी व्यवस्थाओं में किसानों के लिए कोई खास लाभ नहीं हुआ। हमेशा उनसे टैक्स वसूला गया, कहीं जबरन वसूला गया, कहीं जो व्यवस्था के तहत थे वैसे वसूला गया। इन रैयतवाड़ी व्यवस्था की भी कुछ खामियां रही। यद्यपि किसान यहाँ स्वयं जमीन का मालिक था, कंपनी से जुड़ चुका था, तो कभी कभी जब अकाल पड़ता था, वर्षा नहीं होती थी, अनिश्चितता होती थी, तो वैसी अवस्था में कंपनी इनसे कुछ छूट प्राप्त कर सकता था, क्योंकि यह डायरेक्ट कंपनी से बात करने के लिए बंधे हुए थे, अनुबंध टाइप का हो गया था। इस प्रकार से अंग्रेजों ने 3 व्यवस्थाएं जो है लागू करी, और इन 3 व्यवस्थाओं को अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आज हम लोगों ने इन व्यवस्था को समझा, जाना, और यदि हम इस डायग्राम को अपने कॉपी में लिख कर इसका अध्ययन करें तो और बेहतर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए दीर्घकाल तक अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होगा। अस्थाई बंदोबस्ती, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ऐसे हम लोग अब चलेंगे। जमींदारी लगान कौन वसूलता था? तो जमींदार। महालवाड़ी में कौन? तो भाई गांव का मुखिया। रैयतवाड़ी में कौन? तो सीधे किसान। संस्थापक कौन थे? तो जब अस्थाई बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवाड़ी के लिए हॉर्ट मैकेंजी और रैयतवाड़ी के लिए थॉमस मुनरो। इस प्रकार से इनके काल भी है और किन किन एरियाज पे लागू किए गए, कितने क्षेत्रफल पे लागू किए गए। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़कर देखकर समझ सकते हैं कि उनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसे। लोग अगले क्लास में नील की खेती के बारे में पढ़ेंगे और नील बागान की चर्चा हम लोग कल करेंगे।